हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माई एजुकेशन ट्रिप पर। तो फ्रेंड्स, आज एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कि है यूसीनेट पेपर वन की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट है उसका एक टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जो अब ट्रेंड एनालाइज किया है हमने, या फिर अपने भी अगर पीवाईक्यू लगा रहे होंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करके जानना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आई होप कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है ये होता क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक शिक्षण ये होता क्या है। देखिए, सहयोगात्मक शिक्षण एक शिक्षण विधि है जिसमें छात्र एक साथ मिलकर सीखते हैं। यह एक समूह गतिविधि है जिसमें छात्र एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। फ्रेंड, जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोऑपरेट यानी कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चीज़ों को सीखना और कार्य को करना। तो ये जो मेथड्स होती है, ये जो विधि होती है, ये ऐसी विधि होती है जिसमें छात्र जो सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, वो एक साथ मिलकर छात्रों द्वारा एक दूसरे की गाइडेंस से एक साथ मिलकर सीखते हैं। ये एक ग्रुप मेथड होते हैं जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं, जो अपने काम होता है वो एक कह सकते हैं कि टीम वर्क के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। ये एक सामूहिक गतिविधि होती है जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो मिलजुल कर कार्य करते हैं। ये इसका कंक्लूजन है। ओके फ्रेंड्स, तो इनके कुछ जो सहयोगी अधिगम है यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग है, इनके कुछ सिद्धांत है या फिर आप कह सकते हैं विशेषताएं हैं। तो उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और आप अगर आपके यहाँ से क्वेश्चन बने कि थ्योरी मतलब जो सिद्धांत होते हैं किन सिद्धांतों पर कार्य करती है जो कोऑपरेटिव लर्निंग होते हैं, तो आप अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए, यह है कि सकारात्मक और परस्पर निर्भरता यानी कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समूह के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उनकी सफलता एक दूसरे से जुड़ी होती है। देखिए फ्रेंड, जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, जैसे कि हमने देखा, इसमें बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरों को विचारों को या फिर कुछ भी काम होता है एक दूसरे के साथ साझा करके कार्य को करते हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता या फिर सिद्धांत है वो है सकारात्मक परस्पर परस्पर निर्भरता। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, उनकी जो सफलता होती है ना, वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा सफल होगा दूसरा विफल। ये जो इनमें डिस्कस होता है या फिर रिजल्ट निकालते हैं, वो एक दूसरे के सहयोग से ही निकलता है। तो जो इनकी सफलता होती है और सीखने का जो कार्य होता है वो एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो इसलिए पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यानी कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ये कौन सी लर्निंग मेथड के अंतर्गत आता है। तो ये है कि प्रत्येक सदस्य को अपने हिस्से के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा कि जब आप कॉलेज या फिर स्कूल में कोई प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट होता है कि आप एक स्टूडेंट को एक ही दिया जाता है, लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि 4 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे ग्रुप बना देते हैं टीचर्स, और उनको एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि आपको ये करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि वे अपने 100% देते हैं उसको कार्य को या प्रोजेक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वे बस ऐसे होते हैं कि उनका नाम ही होता है, वो कुछ करते नहीं है। अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो ग्रुप के हर बच्चे हैं, हर व्यक्ति है, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने कार्य को निभाने की। अकाउंटेबिलिटी तभी होगी कि जो उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं उनमें जो
भागीदारियाँ सभी बच्चों की समान होनी चाहिए। तो इसलिए ये कहा गया कि जो व्यक्तिगत उत्तरदायी यानी कि प्रत्येक सदस्य को अपने हिस्से के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होना चाहिए, यानी कि ताकि उसको हम कह सकें कि हाँ भाई तुमने भी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तो आपको भी हम अकाउंटेबिलिटी देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक इसकी एक नेक्स्ट तब अच्छी विशेषता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि समूह समूह प्रसंस्करण यानी कि ग्रुप प्रोसेसिंग। देखिए इसमें तो समझाने की कोई बात नहीं है कि जो ये होते ग्रुप वाली प्रोसेस होती है, तो इसमें क्या होता है, समूह के सदस्य को एक दूसरे से फीडबैक देने, प्रतिक्रिया लेने और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर परिचित चर्चा करनी चाहिए। देखिए जब कोई प्रोजेक्ट आप भी करते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति की चलती है या फिर एक ही जो स्टूडेंट होता है उनके थॉट्स के द्वारा ही आपका प्रोजेक्ट पूरा होता है। उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वे आपस में डिस्कस करते हैं, फीडबैक का आदान प्रदान करते हैं, है ना, और अपने कार्य को बेहतर करने के लिए वो अपनी आप चाहे ऑनलाइन तरीके से फ़ोन पे बात करते हैं कि मेरे माइंड में थॉट आ रहा है उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, या फिर आप वहाँ पर कॉलेज वगैरह में बैठकर भी उस प्रोजेक्ट में जो अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो ये इसमें कहा गया है कि ग्रुप प्रोसेसिंग होती है। तो नेक्स्ट है आमने सामने बातचीत यानी फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है कि छात्रों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने, विचारों को साझा करने और एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसे ही क्रेडिट ले लेते हैं, कुछ करते हैं यानी प्रोजेक्ट में, और कुछ ऐसे होते हैं काफ़ी माइंड लगाकर अपनी 100% देते हैं उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो उसमें ये कहा गया है कि जो एक दूसरे से एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए कि और विचारों को साझा करना चाहिए कि हाँ हम भी इस प्रोजेक्ट कार्य में रुचि ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि इन सिद्धांतों को दस यानी कि जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग की जो ये सिद्धांत जिन पर कार्य करती है ये विधि, तो उसमें ये कहा गया है कि इसके सिंपल से उद्देश्य है कि छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना। नॉर्मल सिंपल सी बात है, आप समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट है छात्रों के कौशल विकसित करना, जैसे एक समस्या समाधान, निर्णय लेना और संवाद करना। जैसे जैसे बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं या फिर अपने सोच विचार दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की जो उनकी कैपेसिटी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यही इसका उद्देश्य होता है, छात्रों को सीखने में सक्रिय रूप से शामिल होना। देखिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करने होते हैं जब ये मेथड या फिर प्रोजेक्ट होता है, तो यही बात कही गई है। नेक्स्ट है छात्रों को सकारात्मक और सहायक सीखने के माहौल में अध्ययन करने देना, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट देना जहाँ पर कि एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली सपोर्ट करें एक दूसरे को, तो इसी टाइप से वहाँ का माहौल होना चाहिए। ओके, इससे पॉजिटिविटी भी बढ़ती है काफ़ी। देखिए अब एक एग्जांपल के थ्रू से समझ सकते हैं कि जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग हो ये इसमें क्या होता है कि एग्जांपल है एक कक्षा में, हाँ, एक कक्षा में छात्रों को एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक छोटे समूह में विभाजित किया जाता है, जहाँ प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट भूमिका दी जाती है और सभी सदस्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखिए जो कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, जो काम होता है उसको बांट देते हैं कि भाई तुमको ये कार्य करना है, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ठीक है, और तुमको ये कार्य करना है, तुमको ये कार्य करना है, तो एक दूसरे को जो भागीदारी अपनी निभाते हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जो आपकी पहले वाली करेक्टरिस्टिक्स बताई थी वही यहाँ रिलेट कर रही है। नेक्स्ट है कि छात्रों को एक दूसरे को शिक्षण सामग्री को समझाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वे अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ सके। इसका मतलब भी यही है कि जो छात्र हैं एक दूसरों से जो जो टीचिंग जो सामग्री होती है उनको समझने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, और ताकि वे एक अच्छी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कर सके। ठीक है, और नेक्स्ट है कि
छात्र को एक दूसरे को मदद करने और एक दूसरे को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। देखिए, ये एक पॉजिटिवली मेथड होता है जिसमें बच्चों को नैतिक गुणों का भी कहीं ना कहीं विकास होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब बच्चे एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं और प्रोजेक्ट में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं तो उनमें नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है कि जो ये शिक्षण कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये मेथड्स होती हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं कि ये इनमें से कौन कौन सी कोऑपरेटिव लर्निंग जो मेथड्स हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करना है, इसको आपको ग्रो थ्रू करना है, आपको डिटेल में नहीं देखना है। आपको बस ये करना है कि इनको ये थोड़ा आप, अगर आपको एग्ज़ाम के अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं तो आपको इनको प्रॉपर से करना। अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको इनको डिटेल में भी कर सकते हैं कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अब इस टाइम आपको बस ये ध्यान रखना कि जिगशो, ये इनको नाम रखना है, थिंक पेयर शेयर एंड नंबर ब्रीड हेड टुगेदर, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, स्क्रिप्टेड कॉर्पोरेशन, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, फोकस्ड लीड्स, राउंड टेबल डिस्कशन, इंटरव्यूइंग क्लासमेट्स, शॉर्ट पेपर्स, सेंटर्स कंप्लेंट्स एंड कोलेक्टिव क्यूजिंग। देखिए, आप जैसे जैसे इनको पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि क्योंकि जो ये सभी नाम दिए हुए हैं इनमें ही कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो एक नाम है इनमें कि बच्चे जो है आपस में कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं और या फिर अंडरस्टैंडिंग की बात हुई है। तो आपको ये सोचकर इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है, देखिए, एक होता है कोऑपरेटिव लर्निंग और एक होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको इनको एक बार इनका डिफरेंस जो है वो देखना है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है वो क्या होती है और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है। ये होते तो एक से, लेकिन इनमें थोड़ा सा माइनर अंतर होता है, तो आपको इसको देख लेना एक बार। तो इसका अंतर देखते हैं क्या है कि सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव और सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव, दोनों ही समूह में सीखने की पद्धतियाँ होती है। लेकिन देखिए, क्योंकि दोनों ही ऐसी मेथड्स होते हैं जो ग्रुपिंग टेक्निक्स होती हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है। जैसे सहयोगात्मक अधिगम में छात्र एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और मिलकर सीखते हैं, जबकि जो सहकारी अधिगम में छात्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। देखिए, जो सहयोगात्मक यानी कि जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है ना वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं और मिलजुल कर कार्य करते हैं। लेकिन जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो छात्र होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, देखिए, जो इसका ये अंतर ये याद रखना है कि जो सहयोगात्मक यानी कि कोलैबोरेटिव होती है ना, इसमें छात्र एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। लेकिन जो कोऑपरेटिव जो हमने आज कवर किया है उसमें क्या होता है, उसमें छात्र एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, प्लस डिपेंड रहते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, ये आपको मेन डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप इन दोनों उदाहरणों से देख सकते हैं कि जो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग में जो अंतर है वो क्या होता है। देखिए, जो सहयोगात्मक यानी कि जो होती है सहयोगात्मक यानी कि कोलैबोरेटिव, आपको देखिए ये अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू मी ये आपको इंग्लिश में अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि जो सहयोगात्मक और सहकारी है ये दोनों का मीनिंग एक है। लेकिन जो कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है इसमें क्या होता है, एक छात्र में छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन वही जो होती है कोऑपरेटिव लर्निंग वो क्या होती है कि इसमें एक छात्र में छात्र एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए छात्र प्रश्न का जवाब दे रहा है और अन्य छात्र उसी सही उत्तर देने में मदद कर रहे हैं। देखिए, जो सहकार्य यानी कि इस पर
ये जो कोऑपरेटिव है इसमें दूसरे पर निर्भर है। तो इसमें लिखा गया है कि उदाहरण जो दिया गया है कि छात्र जवाब दे रहा है, और जो जवाब दे रहा है ना वो और अन्य स्टूडेंटों पर डिपेंड है जो कि उन्हें उत्तर देने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से याद रखना है ताकि आपको कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग में कन्फ्यूज़न ना बने। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि जो ये एग्ज़ाम में आपको ये जो मेथड्स टेक्निक्स दी गई हैं, ये जिग्सो, थिंक, पेयर, शेयर, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन और फोकस लीड्स, ये सभी शॉर्ट पेपर वगैरह इन्वेस्टिंग क्लास में अभी आपको बस अंदर ऊपर से ही देखना है ताकि आपको ये पता होनी चाहिए कि हाँ ये कोऑपरेटिव लर्निंग की एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर आपको समय मिले तो आप इनको अंदर से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।